हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 22 फरवरी अर्थात आज से आप सभी विद्यार्थियों के बोर्ड एग्जाम प्रारंभ हैं। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरे प्यारे बच्चों, आज पहला पेपर कक्षा 12 व कक्षा 10 के हिंदी विषय का है। तो उसमें बेटा एक निबंध आता है जो कि बहुत नंबर देने वाला है आपको। 9 नंबर का बेटा निबंध आने वाला है कक्षा 12 में और 10 में भी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस निबंध को लिखने में अनेक विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है कि निबंध हम कैसे लिखेंगे, इतना बड़ा कैसे याद करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, निबंध कोई याद करने के विषय नहीं है। मैं इस बात से आपको आश्वासन दिला दूं, आश्वासन ही नहीं बेटा, विश्वास दिला दूं कि कोई भी विद्यार्थी निबंध को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। कोई भी विद्यार्थी निबंध को नहीं छोड़ेगा, ये बात याद रख लें अब अभी से। ठीक है बेटा? क्योंकि निबंध होता क्या है, आपको जो भी आपके पेपर में टॉपिक आए, 5 टॉपिक आएंगे बेटा, उन 5 में से आपको एक करना है। सबसे पहले जब आप पेपर में पांचों टॉपिक को देखेंगे बेटा, बात ध्यान से सुन ले और इसी से निबंध आपका हो जाएगा। ठीक है? जो भी आपके 5 टॉपिक आएंगे पेपर में, उन टॉपिक में आपको सबसे ये अच्छा टॉपिक वो छांटना है। अच्छे का मतलब नहीं होता है, आप उन पांचों में ऐसा टॉपिक छांटिए जिसमें आपको लगता हो कि इस टॉपिक के बारे में मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ। इस टॉपिक के बारे में मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ। यदि आप उस टॉपिक के बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं, उसी पर निबंध लिखिए। बेटा निबंध और कुछ नहीं है, अपना आपकी जानकारी उस टॉपिक पर। जैसे एग्जाम्पल, सबसे पहले आपको सामने क्या दिख रहा है? बेरोजगारी की समस्या दिख रही है बेटा। स्क्रीन पर मैंने सबसे पहले वाला निबंध कौन सा लिया है? बेरोजगारी की समस्या। तो आप ये बताओ, बेरोजगार क्या होता है? देखो, पढ़े लिखे सभी घूम रहे हैं लेकिन फिर भी काम नहीं मिल रहा है। बिल्कुल घर में कमाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब तुम तो काम करने के लिए तैयार हो लेकिन काम मिल ही नहीं रहा है, इसे बेरोजगारी कहते हैं। ये समस्या आई क्यों? तो इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। जनसंख्या का बढ़ना, है ना, सरकार का जॉब वगैरह या ना निकालना, बहुत कुछ हो सकता है कि बेरोजगारी क्यों हो रही है। तो बेटा इनको पहले हम समझाएंगे कि बेरोजगारी होती क्या है। तो उसका पहला हेडिंग क्या पड़ेगा? इंट्रोडक्शन। बेटा हेडिंग आपको ध्यान देना है, और वो हेडिंग केवल पहला वाला, ये देखो रूपरेखा है ना, इसमें सभी में बेटा हेडिंग ही हेडिंग है। पहला हेडिंग आपको सबसे पहले हम यहाँ पर लिख के दिखाएंगे, रूपरेखा। रूपरेखा का मतलब कि हम इस निबंध में लिखने क्या वाले हैं। तो पहला हेडिंग सबसे पहले हम डाला करेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या होता है कि आपको उस टॉपिक से संबंधित, मतलब उस टॉपिक के बारे में बताना है। एक हिसाब से आपको बताना है बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी का अर्थ क्या है, बेरोजगारी की परिभाषा, यानी बेरोजगारी है क्या। और बेटा एक बात ध्यान रखना, ये छोड़ना नहीं है किसी को, मैं बार बार कह रहा हूँ। अब बेरोजगारी में आप क्या बता देंगे कि हमारे देश के अनेकों युवा बहुत पढ़े लिखे घूम रहे हैं लेकिन फिर भी उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा है। इन कितने लोग, अब जैसे किसान लोग वगैरह भी होते हैं, खेतों में काम करते हैं, फसलें उगाते हैं लेकिन उन्हें अच्छा दाम नहीं मिल रहा है। ये सभी क्या है? बेरोजगारी है। क्या है बेटा? बेरोजगारी है। कोई अपने गांव में ऑटो वगैरह चला रहे हैं बेटा, बहुत से लोग जब ऑटो चलाने लग, गांव में एक ऑटो है, बहुत काम चलेगा उसका। जब अनेकों ऑटो हो जाएंगे उसी गांव में, नहीं मिल पाएंगी सवारियां, क्योंकि वो सभी में बट जाएंगी। क्या हो जाएगी? बेरोजगारी। जनसंख्या या किसी चीज़ जब अत्यधिक बढ़ जाती है जनसंख्या के बढ़ने से, तो बेरोजगारी हो जाती है। तो अर्थात मेरी बात सिंपल सी ये है कि बेटा पहला हेडिंग आप डालेंगे प्रस्तावना, उसमें आप बताएंगे कि बेरोजगारी होती क्या है, या जो भी टॉपिक आप लिख रहे हैं उसे बताएंगे। और लास्ट हेडिंग याद रखें उपसंहार। उपसंहार का मतलब होता है फाइनल कंक्लूजन, कि इसका मतलब क्या निकला। इसमें क्या बताना है? समस्या भी बताना है थोड़ी सी कि बेरोजगारी क्या है, और उसका समाधान भी बताना है। दोनों का हल, जैसे कोई तुम्हें एक टॉपिक दे देते हैं तो उसका जो फाइनल उत्तर निकलता है वो आप लिखेंगे उपसंहार में। तो पहला हेडिंग प्रस्तावना और लास्ट हेडिंग उपसंहार लिखना है। और बीच में आपकी मर्जी, मैं बात कर रहा हूं, ध्यान दे बेटा, बीच में आपकी मर्जी है, आप जो भी हेडिंग उसमें बना पाएं, जो भी हेडिंग बना पाएं आप वो हेडिंग बनाएं, और जो हेडिंग बनाएं उसी से संबंधित लिखें। जैसे बेटा इसमें बेरोजगारी वाले में मैंने दूसरा हेडिंग बनाया है, आपको ध्यान से देखें। बेरोजगारी से तात्पर्य,
पहले तो प्रस्ताव नाम बता दिया, फिर बेरोजगारी से तात्पर्य की बेरोजगारी कैसी है, और फिर खूब जम के लिखा है इसमें। आपको जहाँ जहाँ तक ज्ञान आ रहा है माइंड में कि ऐसे बेरोजगारी हो सकती है, वैसे बेरोजगारी हो सकती है, इतनी भयानक हो गई है कि बड़ा दिक्कत हो रही है गरीब लोग, कुछ भी लिख सकते हो बेटा। ये केवल आपकी मेंटेलिटी चेक की जाती है, आपकी मानसिकता चेक की जाती है कि आप कितनी लिख सकते हो। अपने माइंड से आपको इस सब्जेक्ट का, इस टॉपिक पर कितना ज्ञान है, बस वही पूछा जाता है बेटा। गलत कभी भी नहीं हो सकता। जैसे अगला हेडिंग पढ़ा है बेटा, समस्या के कारण। क्या पढ़ा है मेरे प्यारे बच्चों? समस्या के कारण, कि बेरोजगारी एक समस्या है, इसका कारण है क्या? अब दिमाग लगाओ भाई, कुछ तो कारण होगा जिससे बेरोजगारी आई, है ना? जनसंख्या बहुत हो गई है, केवल आप लोग जो है शिक्षा पर रटने पर बल देते हैं कि नंबर अत्यधिक आ जाएं, पर उसका ज्ञान नहीं, बहुत कुछ भी हो सकता है ना? या काम ना मिलना, या जो लोग हैं उनकी जगह मशीनें काम कर रही हैं, अब ये कंप्यूटर है। पहले लोग लिखते पढ़ते थे, हिसाब रखते थे बैंकों में, तो कितने लोग लगते थे, और अब एक ही कंप्यूटर 10 लोगों का काम कर रहा है, तो इससे भी बेरोजगारी आई है। तो बेटा समझो 20 हेडिंग आप बना सकते हो, लेकिन 6-7 हेडिंग बनाना है और उसमें खूब जम के लिखना है जो आपको समझ में आता है उसमें। और कुछ भी लिखें, लेकिन उस हेडिंग से संबंधित लिखें, उस निबंध से संबंधित लिखें, आपकी गलती कभी नहीं होगा। जैसे अब अगले जैसे हेडिंग पढ़ सकता है बेटा, समस्या का समाधान। तो ये समस्या हो गई, तो इसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं? तो जो आपको लग रहा है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये समस्या से निपट सकते हैं, इस बेरोजगारी की समस्या से निपट सकते हैं, ये हेडिंग बना लो। और लास्ट हेडिंग उपसंहार और पहला हेडिंग प्रस्तावना ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना बेटा? आ रहा है ना अच्छे से? हाँ। मैं इस निबंध को नहीं पढ़ा रहा हूँ, और ना मैं ये कह रहा हूँ कि बेटा इसमें जो लिखा गया है, जैसे यहाँ पर मैंने पूरा निबंध लिया है बेटा, प्रस्तावना, बेरोजगारी से तात्पर्य, अब ये कि सब तुम ये पढ़ो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये सब आपको याद करना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे-कैसे हेडिंग इन्होंने बनाए हैं, और आपको कुछ भी हेडिंग बना के बस लिख देना है, निबंध छूटना चाहिए, जो आपको जानकारी हो। इतनी गारंटी मैं दे रहा हूँ, निबंध आपका गलत नहीं जाएगा। 100% बेटा जो मैं बता रहा हूँ वैसा करो, निबंध आपका गलत नहीं जाएगा दुनिया के किसी भी टॉपिक पर। बस वही टॉपिक छांटना जिसके बारे में आपको सबसे ज़्यादा पता हो, ठीक है? सबसे ज़्यादा पता हो। अब जैसे आपने देखा पहला हेडिंग प्रस्तावना है, और इसमें भी काफ़ी कुछ लिखा गया है, ठीक है? चलिए अगले बढ़ते हैं। मैं इसे पढ़ाऊँगा नहीं, बस ना आप याद करना है, आपको बस इसे पढ़ के पढ़ना है तो पढ़ो, और नहीं पढ़ना है तो बस हेडिंग याद रखो, और उस हेडिंग में हम क्या लिख सकते हैं बस वो ध्यान रखो, आप निबंध कर जाओगे। जैसे बेटा यहाँ पर है बेरोजगारी से तात्पर्य, तो चलो मैं बता दे रहा हूँ, एक हेडिंग पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति अपनी जीविका से उपार्जन के लिए काम करने की इच्छा और योग्यता रखते हुए भी काम प्राप्त नहीं कर पाता। देखो कह रहे हैं काम करने की इच्छा भी है और पढ़ा लिखा योग्यता भी है, फिर भी काम प्राप्त नहीं हो रहा है। ये स्थिति जहाँ एक ओर पूर्ण बेरोजगारी के रूप में पाई जाती है, वहीं दूसरी ओर अल्प बेरोजगारी या मौसमी बेरोजगारी के रूप में भी देखने को मिलता है। देखो मौसमी बेरोजगारी मौसम के हिसाब से, आप दर्जी लोग टेलर लोगों को देखते होंगे, क्या देखते हैं कि अरे भाई ईद आ रही है कपड़े तो बहुत सिले जा रहे हैं, होली आ रही है कपड़े तो बहुत सिले जा रहे हैं, लेकिन वही त्योहार निकल जाए फिर अरे कपड़े ही नहीं आ रहे। तो ये मौसम की जो बेरोजगारी होती है, मौसम से कुछ दिनों के लिए आता है काम बहुत, उसके बाद मौसमी बेरोजगारी हो जाती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अल्प तथा मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत या तो व्यक्ति को सामान्यतः 8 घंटे कार्य करने को मिलता है, या 2-3 घंटे ही कार्य मिलता है, या वर्ष में 3-4 महीने में उसके पास काम रहता है। दफ्तरों में कार्य पाने के इच्छुक व्यक्ति, शिक्षित रोजगारों की संख्या भी करोड़ों में है, जिससे 1 करोड़ स्नातक से अधिक शिक्षित हैं। दफ्तर में दुनिया ऑफिस में काम करने की सोचे, अभी आप देखते हैं बेटा कि कोई भी 10-20 हज़ार की नौकरी निकले तो 10 लाख फॉर्म पड़ रहे हैं। क्या हुआ? ये बेरोजगारी तो है, ये सब बेरोजगारी है। तो इसमें आप अच्छे से लिख सकते हैं, मैं केवल हेडिंग बताऊंगा, क्योंकि मैं अगर ये पढ़ाऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ये रटना है, नहीं। उससे संबंधित जितने भी उस टॉपिक से नॉलेज ला सको, चारों तरफ से नॉलेज लेके आओ कि क्या हेडिंग हम बना सकते हैं, वो हेडिंग बनाओ, उसमें लिखो। और हाँ, कम जिसके 7 नंबर का है तो कम से कम 7 हेडिंग होना चाहिए, 9 नंबर का है तो 9, कोई भी हेडिंग बनाओ बेटा, और बस उस हेडिंग में 8 से 10 लाइनें लिख दो, बचने वाला नहीं है, ठीक है? चलिए अगला है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे, समस्या के कारण। समस्या के कारण ये हेडिंग है। अब क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो लिख दो निम्न कारण है। जैसे पहला लिख दो जनसंख्या में निरंतर वृद्धि,
कि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, ये कारण है सबसे बड़ा। दूसरा क्या है बेटा, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, जनसंख्या में निरंतर वृद्धि, जनसंख्या बढ़ रही है, ये कारण हो सकता है। दूसरा है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, शिक्षा प्रणाली में काफ़ी दोष हैं, यानी पढ़ाई रटने पर बल दिया जा रहा है जिससे लोग टैलेंटेड नहीं हो रहे हैं। फिर तीसरा है, हेडिंग क्या डाल सकते हैं, लघु तथा कुटीर उद्योगों की अवनति, छोटे छोटे काम शुरू कर रहे हैं वो भी ढंग से शुरू नहीं हो पा रहे हैं। फिर क्या है, यांत्रिकी और औद्योगिक क्रांति। तो ये बहुत से हेडिंग है बेटा जो भी, अब देखो यहाँ पर हेडिंग क्या है आप देख सकते हैं ध्यान से। देखो बेटा यहाँ पर क्या हेडिंग आप देख पा रहे हैं सामने, आप देख पा रहे हैं जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन, शिक्षा को बदल कर क्या कर सकते हैं, कुटीर और लघु उद्योगों का विकास, क्या लोगों को सलाह दे सकते हैं कि वे थोड़ा थोड़ा अपना काम शुरू, कैसे मुर्गी पालन है, मछली पालन है, छोटे छोटे उद्योग स्थापित करें। या बेटा अगले देख सकते हैं, बहुत हेडिंग हो सकते हैं, एक दो नहीं बहुत। जैसे फिर अगले क्या हो सकता है बेटा, कृषि में सहायक उद्योग धंधों का विकास, या क्या हो सकता है बेटा, निर्माण कार्यों का विस्तार। अगले देखते हैं। और लास्ट में क्या हो सकता है, लास्ट में तो बेटा वही हेडिंग डालेंगे उपसंहार। चलो देख लेते हैं एक बार उपसंहार में क्या लिखते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जन्म दर में कमी करके, शिक्षा का व्यवसायीकरण करके देश में स्वायत्त शासी ढांचे और लघु उद्योग धंधों के प्रोत्साहन से ही बेरोजगारी की समस्या का स्थायी समाधान संभव है। जब तक इस समस्या का उचित समाधान नहीं होगा तब तक समाज में ना तो सुख शांति रहेगी और ना राष्ट्र व्यवस्थित एवं अनुशासित ढांचा खड़ा हो सकेगा। अर्थात दिशा में अ, अर्थात इस दिशा में प्रयत्न कर रोजगार बढ़ाने के लिए स्रोत खोजे जाने चाहिए, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ नागरिक ही एक प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण करता है। तो इसमें उपसंहार का मतलब है फाइनल, कि लोगों को कैसे जागरूक करें और कैसे देश को सुधारा जा सकता है, फाइनल चीज़ लिखना होती है बेटा, बार बार बता रहा हूँ, उसका हल लिखना होता है। चलिए अगला देख लेते हैं। मैं केवल आपको बार बार कह रहा हूँ बेटा, केवल हेडिंग ही बताऊंगा, याद करना निबंध में होता ही नहीं है, और अपने अंदर से डर निकाल दो कि निबंध हमारा गलत जाएगा। कोई भी जानकारी, जैसे अगला टॉपिक लिया मैंने बेटा, जनसंख्या वृद्धि एक अभिशाप या जनसंख्या वृद्धि एक समस्या, कि जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है, जनसंख्या अचानक से बढ़ रही है, तो ये अभिशाप क्या है, समस्या क्यों हो गई। तो आप देख रहे हैं जब जनसंख्या बढ़ेगी, अभी भी बात इसी की हुई थी कि जनसंख्या बढ़ेगी तो भैया बेरोजगारी आएगी। तो सबसे बड़ी तो समस्या यही है कि जनसंख्या बढ़ने से क्या होती है, बेरोजगारी होती है। अभी किसी का एक बच्चा हो तो बेटा वो उसे पढ़ा भी लेगा, लिखा भी लेगा, अच्छे स्कूलों में पढ़ाएगा, अच्छी शिक्षा देगा, पालन पोषण अच्छे से कर सकेगा। अब उसी के 10 बच्चे हों, फिर ना पालन पोषण ठीक से होगा, ना शिक्षा अच्छे स्कूल में दिलवा पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो अब जब वो कुछ नहीं कर पाएगा तो बेरोजगारी हो जाएगा। सब बच्चे बेरोजगार होंगे तो बढ़ गई नहीं, बढ़ गई बेरोजगारी की समस्या, और जनसंख्या बढ़ने से सब बेरोजगार हो गए तो खाने के भी लाले पड़ गए। तो यही जनसंख्या है। अब जैसे इसमें मैं केवल हेडिंग बताऊंगा बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रूपरेखा में डालना है प्रस्तावना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप रूपरेखा वाला बनाएं, नहीं बेटा, ये रूपरेखा वाला हेडिंग बनाओ, हम ये नहीं कह रहे हैं। आपको डायरेक्ट ये हेडिंग डाल के कि जनसंख्या वृद्धि एवं अभिशाप या जनसंख्या वृद्धि की समस्या, ऐसा डाल के पहला हेडिंग ही डायरेक्ट आपको डालना है प्रस्तावना। क्या डालना है बच्चों, प्रस्तावना, ठीक है। तो प्रस्तावना हेडिंग आप सबसे पहले डालेंगे, और प्रस्तावना हेडिंग डालने पर आप वृद्धि होती क्या है, जनसंख्या वृद्धि बढ़ गई तो उसके विषय में आप लिख देंगे। दूसरा देखो कितना अच्छा हेडिंग पड़ा है, कह रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण एवं तर्क आधार, कि जनसंख्या को नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। ये भी एक हेडिंग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कम कैसे कर सकते हैं भाई, छोटी उम्र में विवाह ना कराना, समझदारी का होना, लोगों को ज्ञान कराना, बहुत से कारण हो सकते हैं। जहाँ हेडिंग बनाने की है वहाँ हेडिंग बनाओ, और हेडिंग में अगर पॉइंट वाइज बना, पॉइंट लिखना है पॉइंट लिखो, कुछ भी करो, 7-8 हेडिंग होना चाहिए बेटा। अगला दे रखा है आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19, अलग अलग दृष्टिकोण, की जनसंख्या वृद्धि पर सरकार भी तो काम कर रही है, जनगणना वगैरह भी करती है, देखती रहती कितनी हो गई। जनसंख्या की लाभांश या जनसंख्या अभिशाप, जनसंख्या से लाभ हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है, अत्यधिक जनसंख्या के कारण प्रभाव और समाधान। देखो सभी चीज़ें कि जनसंख्या बढ़ने से क्या कारण क्या होगा, इसके प्रभाव क्या पड़ रहा है इसका देश पर, समाधान हम इसका कैसे कर सकते हैं, या फिर जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या हैं, क्यों बढ़ रही है ये। फिर जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव, कि प्रभाव लोगों पर क्या पड़ रहा है, बेरोजगार हो रहे हैं, अच्छा हो रहे हैं, गांव में अभी भी लोग सोचते हैं कि 10 बच्चे करो,
अगर 2-3 लोग खाना नहीं भी देंगे तो 1-2 तो लड़का देगा ही, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर एक को आप अच्छे तरीके से पढ़ाएँगे, लिखाएँगे और उसकी अगर जॉब लग जाएगी, अच्छा काम मिल जाएगा, तो खाना तो अपने आप ही मिल जाएगा, है ना? या 8वाँ है बेटा जनसंख्या वृद्धि के से बचाव, कैसे बच सकते हैं? और 9वाँ है मेरे प्यारे बच्चों, 9वाँ क्या है? उपसंहार, लास्ट में क्या होगा? उपसंहार। तो बेटा इतने हेडिंग बन सकते हैं, और इन हेडिंग में आप जो लिख पाएँ, जो भी लिख पाएँ, वो लिखें। तो ज़रूरी नहीं है यही हेडिंग बने। पहला हेडिंग होना चाहिए सेम प्रस्तावना और उपसंहार। हेडिंग भी आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। बस उसमें लिखना होगा, जो हेडिंग डाला है, लिखना वही होगा। ठीक है? चलिए। आई होप आपको ये समझ में अच्छे से आ रहा है। ये देखो पूरा निबंध है बेटा, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊँगा नहीं, कहीं आपको ऐसा ना लगे कि इससे हमें लिखना क्या है, कि हमें याद करना है, नहीं बेटा। अब जैसे आप देख सकते हैं अगला कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट आ रहा है, प्रदूषण की समस्या और समाधान, या प्रदूषण एवं स्वास्थ्य, या प्रदूषण तथा मानव, या पर्यावरण प्रदूषण, या पर्यावरण की समस्या। कहीं पर भी प्रदूषण दिख जाए, कहीं पर पर्यावरण की समस्या दिख जाए, या प्रदूषण की समस्या, लिखना आपको यही है। ठीक है बेटा। सन आप देख सकते हो कितने वर्ष ही आया हुआ है, सन से ही अंदाज़ा लगा सकते हो। देखो 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, हर साल आ रहा है, समझो इस बार भी आएगा। ठीक है बच्चों। तो अब इसमें क्या करना है, वही केस कि प्रदूषण क्या है। अपने चारों तरफ इतना देख रहे हैं, अभी गंदगी फैली रहती है, पूरा पर्यावरण दूषित हो चुका है, नदियों का पानी जहरीला है, हवा में सांस लेना मुश्किल है, मिट्टी खेतों की जहरीली हो गई है। ये टोटल क्या है, प्रदूषण है बेटा। क्या है, प्रदूषण। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं प्रस्तावना। ये ऐसे बॉक्स नहीं बनाना है आपको। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप मतलब लिखेंगे प्रदूषण की समस्या, अगर पेपर में आए तो पहला हेडिंग प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में हमें बताना है कि प्रदूषण होता क्या है, इसको हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले बताना है प्रदूषण होता क्या है, कि हम अपने चारों तरफ जब निकलते हैं तो देखते हैं कि इतनी गंदगी है, ये सब कुछ है, बहुत तमाम चीज़ें होती हैं, वो सब क्या है, प्रदूषण है ना। अब दूसरा हेडिंग डालेंगे प्रदूषण का अर्थ। अर्थ क्या होता है, उस प्रदूषण का अर्थ लिखेंगे, गंदगी सभी तरफ फैली रहती है, होता क्या है, सब कुछ। और फिर बनाएंगे, कोशिश करेंगे प्रकार, अगर मिल गया तो कई प्रकार हो जाते हैं तो हेडिंग बढ़ जाते हैं। जैसे प्रदूषण का प्रकार जल में हो रहा है तो जल प्रदूषण, थल में हो रहा है तो थल प्रदूषण, है ना, ध्वनि में हो रहा है ध्वनि प्रदूषण, वायु में रहा है तो वायु प्रदूषण। सब प्रकार हेडिंग बना के, अब जैसे प्रदूषण का प्रकार है इसमें लिख देंगे प्रदूषण अनेक प्रकार का होता है। और एक एक जब जल प्रदूषण मान लो लिख दिया, फिर क्या कहेंगे, फैक्ट्रियों से अनेक प्रकार के जो जल निकलते हैं, मटेरियल निकलता है जो गंदा, वो लोग क्या करते हैं, नाले के द्वारा नदियों में छोड़ देते हैं, और वो नदियों का पानी जिससे दूषित हो रहा है बहुत। या फिर गांव के लोग भी नदी, नहर, तालाबों में गंदा पानी या गंदी वस्तुएं, गंदा सामान फेंक देते हैं, तो इससे भी क्या हो रहा है, जल दूषित हो रहा है। सब बेटा आपको नॉलेज बहुत है, भरमार नॉलेज है, लेकिन क्या कि आप लोग जो है ना, ध्यान नहीं दे रहे हैं बेटा। उस चीज़ को ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, कि हमारे पास नॉलेज बहुत है, और उसी को, जो आपके मन में नॉलेज है, उसे लिखित रूप में लिखना है, जिससे निबंध नहीं बचेगा। ठीक है। जैसे अगला हेडिंग डालेंगे पर्यावरण की समस्या तथा इससे हानियाँ, सॉरी, प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियाँ। प्रदूषण की समस्या बहुत बड़ी समस्या है बेटा, बीमारियाँ बहुत बढ़ रही हैं, अनेकों बीमारियाँ। और इससे हानियाँ, तो हानियाँ नहीं लिख सकते हो कि ये गंदगी बढ़ गई, ये प्रदूषण बढ़ गया, तो इससे कितना नुकसान है हमारे शरीर को, ये सब जानते हैं। कितना नुकसान है ये बेटा बहुत भली भांति आप सब जानते हैं। अगला है बेटा समस्या का समाधान, कि अब ये समस्या जब उत्पन्न हो ही गई है, तो इसे हम समाधान, इसका हम कैसे कर सकते हैं। जब बेटा समस्या उत्पन्न हो ही गई है, प्रदूषण की समस्या, तो इसका हम समाधान कैसे कर सकते हैं, वो समाधान आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, कि क्या हम ऐसे करें, नदियों में पानी ना फेंके से वो नहीं होगा, ज़्यादा तेज़ आवाज़ के जो वाहन वगैरह होते हैं, शादियों में लाउड स्पीकर वगैरह होते हैं, इससे ध्वनि प्रदूषण होता है, इससे ध्यान रखें। खेतों में कीटनाशक वगैरह, दवाइयाँ वगैरह छिड़कते हैं, इससे ज़मीन जहरीली हो जाती है, थल प्रदूषण होता है, मिट्टी प्रदूषण लिख सकते हो, बहुत सी चीज़ें बेटा। और लास्ट में क्या लिखो, उपसंहार। उपसंहार मतलब फाइनल, कि हम कर क्या सकते हैं, रिजल्ट इसमें, कि कैसे हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं, ऐसा समझो। या यही हेडिंग बना सकते हो, कैसे हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। तो बेटा कम से कम 6-7 हेडिंग आप बनाएंगे बहुत बढ़िया करके। ठीक है, जो आपके मन में आए, बस ये चीज़ ध्यान रखना है। पहला हेडिंग होना चाहिए प्रस्तावना, फिर मैं बता रहा हूँ, पहला होना चाहिए बेटा प्रस्तावना, और दूसरा होना चाहिए उपसंहार। पहला प्रस्तावना, दूसरा उपसंहार। ठीक है बच्चों। चलिए अगले देख लेते हैं। देखो इसमें हेडिंग पढ़ा है प्रदूषण का अर्थ, फिर प्रदूषण के प्रकार पे आ जाओ। देखो बेटा है, देखो प्रदूषण के प्रकार हैं,
फिर वायु प्रदूषण है जैसे, इसी प्रकार अगले देखो जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, रसायन प्रदूषण, प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियाँ, समस्या का समाधान और फिर उपसंहार लास्ट में। तो बेटा ऐसे बहुत से बन सकते हैं। अब जैसे मैं ले लूँ विज्ञान वरदान या अभिशाप। विज्ञान में जो तरक्की कर रहे हैं तो इससे नुकसान है या लाभ है, क्या चीज़ हो सकती है, तो इस पे भी आप डिबेट कर सकते हो, बहुत अच्छा लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी अच्छा आप लिख सकते हैं। जैसे विज्ञान वरदान या अभिशाप, क्या है विज्ञान वरदान है या अभिशाप है क्या। तो बेटा रूपरेखा में पहला हेडिंग क्या हो जाएगा, प्रस्तावना। पहला हेडिंग क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब बताएंगे कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप है। चारों तरफ आप देख रहे हैं 4G था, 5G आ गया, क्या कर सकते हैं इसके लिए। अब दूसरा हेडिंग है बेटा विज्ञान वरदान के रूप में, कि कैसे देख रहे हो, अब विज्ञान ना होती तो कोरोना वायरस आया था, इससे कैसे लड़ सकते थे, और समस्या हो जाती। तो बेटा विज्ञान के वजह से हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। अभी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, 2 मिनट में वीडियो अपलोड हो जा रही, 5G नेटवर्क विज्ञान है, और यूट्यूब ही ना होती, विज्ञान नहीं होता तो कैसे पढ़ पाते। और विज्ञान अभिशाप के रूप में, अभिशाप मतलब नुकसान, विज्ञान की क्या हानियाँ हैं, विज्ञान से लाभ क्या है, बहुत कुछ बेटा हेडिंग डाल सकते हो। विज्ञान के क्या फ़ायदे, विज्ञान के नुकसान, नुकसान बहुत है बेटा। पक्षियाँ कितने मर रहे हैं इस रेडिएशन से, यानी एक लोग विज्ञान में देखो बेटा तरह तरह के औजार हथियार बन चुके हैं जिससे 2 मिनट में लोगों की हत्या कर दी जाती है। विज्ञान में आप ट्रैफिक वगैरह देख सकते हैं, इससे एक्सीडेंट होकर लोग खत्म हो जाते हैं, इससे हानियाँ हैं। तो बहुत से हेडिंग आप बना सकते हैं और धड़ाधड़ उसमें आप लिख सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, अपने आप पर भरोसा रखिए, जो भी टॉपिक आए उससे सबसे ज़्यादा नॉलेज किसमें वो लिखें। हेडिंग पहला प्रस्तावना बनाएं, उसके बाद में आपकी मर्जी है जो चाहे वो बनाएं, लेकिन कोई भी छोड़ेंगे नहीं। और लास्ट हेडिंग उपसंहार, उपसंहार में क्या लिखेंगे बेटा बताओ, उसका टोटल रिजल्ट कि हम इससे क्या फ़ायदा है। ठीक है, थोड़ा नुकसान थोड़ा फ़ायदा दोनों लिख देंगे उसमें। चलिए मैं ये पढ़ा नहीं रहा हूँ बेटा, ये सब आप हेडिंग देख सकते हैं कितने अच्छे हेडिंग हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, अब जैसे विज्ञान वरदान या अभिशाप का, चलो मैं उपसंहार पढ़ के बता दे रहा हूँ। कह रहे हैं विज्ञान सचमुच तलवार है जिससे व्यक्ति आत्मरक्षा भी कर सकता है और अनाड़ीपन में अपने अंग भी काट सकता है। इसमें दोष तलवार का नहीं उपयोगिता का है। विज्ञान के मानव ने सम्मुख असीमित विकास का मार्ग खोल दिया है, जिससे मनुष्य संसार में बेरोजगारी, भुखमरी, महामारी आदि का समूल विश्व को अभूतपूर्व सुख समृद्धि की ओर ले जा सकता है। किंतु ये तभी संभव है जब मनुष्य में आध्यात्मिक दृष्टि का विकास और मानव कल्याण की सात्विक भावना जागे। अतः स्वयं मानव को ही निर्णय करना है कि वह विज्ञान को वरदान रहने देगा या अभिशाप बना देगा। देखो बेटा आप कह रहे हैं कि देखो विज्ञान वरदान है तो इससे सबका भला हो सकता है, सबकी रक्षा हुई थी, कोरोना वायरस जब आया था उसका एंटीडोट बना था। लेकिन जब ये अभिशाप क्या हो जाता, अभिशाप यही हो जाएगा जिसने, अगर किसी ने वायरस को छोड़ा है तो वही अभिशाप है। अरे वो भी तो विज्ञान है, वो वायरस पे खोज हो रही है, उसे छोड़ा गया तो समझ लो वो अभिशाप है। और यदि अब किसी ने जहरीली गैस बना ली, और वो जहरीली गैस अगर कभी बचाने के काम आई, किसी अच्छी किसी बीमारी से लड़ रही है, या फिर जो है किसी बीमारी का इलाज है, या कभी दुश्मन कोई आक्रमण करे, तो आप उससे बच सक रहे हैं जहरीली गैस से, तो उसके लिए आपके लिए वो क्या होगी। अब जैसे कोई हथियार बना है बेटा, अब हथियार कोई जंगली जानवर है या कोई आप कह सकते हैं कोई जैसे आतंकवादी या फिर कोई दुश्मन आपको मारने के लिए तुला है, कोई दुश्मन है, आतंकवादी है ना, तो वो अगर आपको मार रहा है तो वही हथियार क्या बन गया आपके लिए, अभिशाप बन गया। और किसी चीज़ से अगर वही हथियार, हमारे फौजी भाई लोग हैं, वो हथियार से हमारे देश की रक्षा कर लेते हैं, अगर दुश्मन आक्रमण करे तो वही हथियार हमारे फौजी भाइयों को बचा लेता है, तो वो क्या बन गया, वरदान बन गया। तो हर चीज़ से वरदान और अभिशाप दोनों हैं, तो इसीलिए आपको हेडिंग डाल डाल के बढ़िया तरह से लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि निबंध आपको कैसे लिखना है। पहला हेडिंग प्रस्तावना, दूस और अंतिम हेडिंग उपसंहार, बीच में कोई भी हेडिंग बनाओ और तुम उसके बारे में जो भी जानकारी वो लिख दो, लेकिन जो हेडिंग बनाओगे उसी से संबंधित जानकारी आप लिखेंगे। ठीक है बेटा, जो जानकारी आपको है उसी से संबंधित जानकारी आप लिखेंगे। मुझे पूरा विश्वास है बेटा ऐसा कुछ भी नहीं रह जाएगा जो आपका छूटे, निबंध में तो बचना ही नहीं है। ठीक है, आप सभी विद्यार्थियों को बेटा पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। ईश्वर करे आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, और बेटा यदि आपने अच्छे से तैयारी की है तो पेपर आपका बहुत अच्छे होने वाला है। ठीक है बेटा, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से वीडियो देख लीजिए, फिर जल्दी से आपको पेपर देने जाना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।